नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए और सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में लोगों के बीच लोगों के बीच उनकी समझ को विकसित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक बहुत दिलचस्प पहलू के बारे में, और वो है सिनेमा के बारे में लिखना। एक तो देखिए होता है जो सिनेमा की कहानी लिखी जाती है, यानी स्टोरी राइटिंग सिनेमा के लिए जो करते हैं, यानी स्टोरी राइटिंग कह लीजिए आप उसको, या स्क्रिप्ट राइटिंग कह लीजिए, स्क्रीन प्ले राइटिंग कह लीजिए, डायलॉग राइटिंग कह लीजिए, वो सारी चीज़ें हैं, वो सिनेमा निर्माण के दौरान की प्रक्रिया है और सिनेमा इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। एक वो है कि जब कोई फ़िल्म बन गई या जो फ़िल्में बन गईं या जो जिन्होंने फ़िल्में बनाई, उनके बारे में लिखना, या सिनेमा के जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में लिखना। जैसे कोई अगर एक्शन फ़िल्म के बारे में लिखना चाहे, कोई कॉमेडी के बारे में लिखना चाहे, कोई रोमांटिक सिनेमा के बारे में लिखना चाहे, या कोई सार्थक सिनेमा, पैरेलल सिनेमा के बारे में लिखना चाहे, या कोई अलग-अलग भाषाओं में जो सिनेमा बन रहा है उनके बारे में लिखना चाहे, स्त्री पात्रों के बारे में लिखना चाहे, आदि-आदि बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में सिनेमा को एनालाइज़ किया जा सकता है, जिनके ज़रिए और दर्शकों तक पहुँचाया जा सकता है कि कैसे हमारा सिनेमा, चाहे वो हिंदी का सिनेमा हो या अन्य भाषाओं का सिनेमा हो, कैसे वो किस तरह की सामग्री दर्शकों के बीच लेकर आ रहा है, और उसका विश्लेषण करके दर्शकों की समझदारी को कम से कम सिनेमा देखने के बारे में थोड़ा बहुत विकसित किया जा सकता है। तो आज हम सिनेमा पर लिखने वाले कुछ लोगों से आपका तारुफ करवाएँगे, सिनेमा से के बारे में गंभीर लेखन करने वाले लोग जिनको कि आप अक्सर हमारे कार्यक्रमों में देखते हैं। मैं एक बार फिर से आप सबका उनसे परिचय कराता हूँ। मेरे साथ प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर विश्लेषकों में हैं। हिंदी में लगातार कई दशकों से लिख रहे हैं और बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। आज हम बता दें अपने दर्शकों को कि पारख साहब की एक नई किताब भी आई है, जो अभी दिल्ली में जो पुस्तक मेला शुरू हो गया है शनिवार से, उसमें वो दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। पारख साहब से मैं आग्रह करूँगा जब वो बात करेंगे तो उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए। मेरे साथ मैथिली राव जी हैं, जो कि अंग्रेज़ी में लगातार कई दशकों से सिनेमा के बारे में बहुत गंभीरता से लेखन कर रही हैं। बहुत अच्छी विश्लेषणात्मक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जिसमें सिनेमा के ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, या एक्टर्स किसी के बारे में पता चलता है आपको कि उसकी एक्टिंग का या डायरेक्शन का या सिनेमा का क्या रुख रहा है। हमारे साथ मनमोहन चड्ढा साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार से सम्मानित रह चुके हैं हिंदी में सिनेमा लेखन के लिए, सिनेमा पर लेखन के लिए। मेरे साथ सौम्या बैजल जी हैं, जो कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लगातार सिनेमा पर चर्चाओं में सक्रिय रहती हैं, लिखती रहती हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं कि जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म क्रिटिक हैं और वर्षों तक सिनेमा की नियमित समीक्षा करने के बाद, फ़िल्मों की नियमित समीक्षा करने के साथ-साथ उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अपनी बातचीत अजय जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ, और उसकी वजह ये है कि मैं दर्शकों के फ़ायदे के लिए आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप रेगुलर फ़िल्म रिव्यू भी करते रहे हैं, अब भी करते हैं। आप लिखते भी हैं और वीडियो रिव्यूज़ भी करते हैं। तो एक तो मुझे ये समझाइए, हमारे दर्शकों की मतलब फ़ायदे के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि फ़िल्म के बाद का रिव्यू करना, एक नियमित रिव्यू करना और फ़िल्म के बारे में एक गंभीर एनालिसिस करके कोई किताब लिखना, या फ़िल्म के बारे में या किसी किरदार के बारे में या किसी अभिनेता के बारे में या किसी ट्रेंड के बारे में, ये जो 2 चीज़ें हैं, एक रिव्यू करना जो कि एक रेगुलर प्रोसेस है, हर हफ्ते एक फ़िल्म आती है, आप उसका एक रिव्यू करते हैं और जल्दी से जल्दी रिव्यू करना होता है ताकि उसको लोग देखें, उसके बारे में पढ़ करके अपनी राय बनाएँ और फ़िल्म देखने जाएँ या ना जाएँ। दूसरा होता है किसी ट्रेंड को पकड़ करके या किसी एक्टर की जर्नी को पकड़ के या किसी फ़िल्म के बारे में एक विस्तार से लिखना, जो कि एक किताब की शक्ल में सामने आता है। तो दोनों में जो है वो फ़र्क क्या है? दोनों में क्या चीज़ आसान है या मुश्किल है? और दोनों की अप्रोच जो है, उसको जब आप काम करते हैं, चाहे किताब लिख रहे हो या आप रिव्यू कर रहे हो, तो दोनों में किस तरह की अप्रोच आप अपनाते हैं? क्या फ़र्क होता है? अजय जी। जी, ये विषय तो बहुत लंबा है और मैं सिर्फ़ अपने अनुभव ही शेयर करूँ, तो एक तरीके से फ़िल्म लेखन जो फ़िल्मों पर लेखन है, उसकी बात हो जाएगी। आम दर्शकों की तरह जैसा कि आम हिंदी समाज है, उसकी तरह मैं भी फ़िल्मों पर लिखने को दोयम दर्जे का काम मानता रहा, लंबे समय तक। और मेरी शुरुआत फ़िल्म पत्रकारिता से नहीं हुई थी। मेरी जनहित की पत्रकारिता या पॉलिटिकल राइटिंग और डिप्लोमेसी इन चीज़ों पर लिखता था मैं। लेकिन एक समय आया जब मुझे
तय करना था और कई मित्रों का परामर्श हुआ कि नहीं, आपको फ़िल्म लेखन करना चाहिए, वो नेक है आपका, उस तरफ आप बढ़ें। और तब जैसा कि आम दर्शकों की आज भी जो राय है कि यार फ़िल्मों पे लिखना भी कोई ज़रूरी काम है। फ़िल्मों पे लिखना तो कोई भी लिख सकता है, जाओ फ़िल्म देखो, बता दो, फ़िल्म अच्छी है, फ़िल्म बुरी है, फ़िल्म देखने लायक है, फ़िल्म देखने लायक नहीं है, लड़की ने अच्छा काम किया है, लड़के ने अच्छा काम किया है। और आप रिव्यू भी देखें, जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं, जिसको मैं समीक्षा नहीं कह के प्रतिक्रिया कहता हूँ, कि आप फ़िल्म देखें, फ़िल्म देख कर के आपकी जो राय बनी, आपने लिख दी। और अब ये थोड़ा फ़र्क आ गया कि अब जो लोग लिख रहे हैं, वो बड़े ही जजमेंटल होके लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि वे जो बात कह रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई दूसरी सोच रखता है, तो वो सब बेवकूफ़ है। उनको ना तो सिनेमा की समझ है और ना कोई कायदे का की जानकारी है और इतने लंबे समय से वो लिख रहे होंगे यार, लेकिन उनको सिनेमा की कोई समझ नहीं है। ये कल परसों भी मेरे पास कमेंट आया कि इनको तो सिनेमा की कोई समझ ही नहीं है, ये 30 साल तक ऐसे ही फ़िल्म पत्रकारिता करते रहे, जागरण वालों ने इनको दे दी थी नौकरी, कुछ-कुछ लिखते रहे और मशहूर हो गए। खैर, ये ट्रोल तो हम होते रहेंगे। पत्रकारिता की चुनौती, फ़िल्म पत्रकारिता भी फ़िल्म लेखन ही है और फ़िल्मों पर किताब लिखना भी फ़िल्म लेखन है। चूँकि मैं दोनों प्रक्रियाओं से गुज़र रहा हूँ, गुज़र चुका हूँ। जब मैंने 2 सर्वाधिक पॉपुलर अखबारों में पत्रकारिता शुरू की, फ़िल्मों पर लिखना शुरू किया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अपने पाठकों को, हमारे पाठक जो हिंदी अखबार के पाठक हैं, जिसमें रिक्शा चालक भी है, चाय बेचने वाला भी है और बीएचयू के प्रोफ़ेसर भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर भी हैं, उन दोनों को एक साथ साधने के लिए हमें कौन-सी भाषा अपनानी चाहिए? किस तरीके से हम अपनी बात रखें कि रिक्शे वाले को ये ना लगे कि उसके सिर के ऊपर से सारी चीज़ें गुज़र जाएँ। वहीं अध्यापक, प्राध्यापक महोदय को ये ना लगे कि यार ये क्या बचकानी और सस्ती और साधारण बातें कर रहा है। तो मेरे अखबारी लेखन को, फ़िल्मी रिव्यू को जब मैं लिखता था, वो आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो पाएँगे कि मैंने उनमें एक संतुलन बनाने की कोशिश की और लगभग सफल रहा मैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं अपने एंडेवर में, अपनी कोशिश में सफल रहा और दोनों वर्गों को संतुष्ट कर सका और इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि कह लें या पुरस्कार मुझे मिलता है, आज तक मिलता है और बम्बई में ख़ास करके जो लड़के आते हैं नॉर्थ से काम करने के लिए फ़िल्मों में, वे मिलते ही कहते हैं, "सर आपको तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं।" ज़ाहिर-सी बात है जो 20-25 की उम्र में यहाँ आ रहा है, वो बचपन से ही मुझे पढ़ रहा होगा और वो मज़ाक का विषय हो जाता है मेरे परिवार के, कि जैसे ही कोई आके नमस्ते करता है, तो बेटियाँ मेरी कहती है, "अब ये थोड़ी देर में कहेगा कि मैं आपको बचपन से पढ़ रहा हूँ।" खैर, मेरा ख़्याल है कि फ़िल्म पत्रकारिता चूँकि अखबार के संपादक और पाठक भी एक हद तक ये मानते रहे हैं कि ये काम बहुत ही साधारण किस्म का है, कोई भी कर सकता है। आप अमिताभ जानते होंगे या जो लोग भी अखबारों से परिचित रहे हैं कि किसी भी जो नए प्रशिक्षु पत्रकार होता है, उसको फ़िल्मों का काम दे दिया जाता है। अपराध का काम भी उसको दिया जाता है और फ़िल्मों का भी काम दिया जाता है। कहीं न कहीं दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है कि कोई भी जाएगा कर लेगा और इसको खाने-पीने और पार्टी का भी एक पत्रकारिता को माना जाता है। फ़िल्म पत्रकारिता मतलब इसी काम के लिए है और इसीलिए चूँकि गंभीरता ऊपर से नीचे तक नहीं है, इसलिए हमेशा ऐसे पत्रकार रखे जाते हैं जो लंबे समय तक फ़िल्म पत्रकारिता नहीं करते हैं। आते हैं 2 साल, 3 साल लिखते हैं, 4 साल लिखते हैं, फिर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, किसी दूसरे फ़ील्ड में रम जाते हैं। लंबे समय तक फ़िल्म पत्रकारिता करने वाले अगर खोजे जाएँ हिंदी पट्टी में भी, तो गिने-चुने लोग मिलेंगे जो 10 साल से ज़्यादा फ़िल्म पत्रकारिता कर पाएँ या कर सकें। मुझे कुछ दिनों के बाद वैसे दुर्लभ जंतुओं में रख दिया जाएगा, जो पिछले 30-35 साल से लगातार फ़िल्मों पर लिख रहे हैं। अब तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों लिख रहे हैं? क्या ज़रूरत है? ना आपको पैसे मिलते हैं इसके, ना आपको कोई कहीं छापता है, तब भी आप लिखे जा रहे हैं, तब भी आप बोले जा रहे हैं। लेकिन फ़िल्म लेखन कितना ज़रूरी काम है, यह कभी मनमोहन चड्ढा जी के साथ आप बैठिए तो समझ में आएगा या जबरीमल पारेख साहब के साथ बैठिए तो समझ में आएगा। जितनी गंभीरता से ये दोनों काम कर रहे हैं या करते रहे हैं और इनकी उपलब्धियाँ हमारे सामने हैं और इनसे
कई लोग प्रेरित होते हैं। मैं तो एक छोटा इनसे प्रभावित व्यक्ति हूँ। जो नुकसान या फ़ायदा हुआ है फ़िल्म पत्रकारिता का, ख़ास करके दिनमान और इन सारे पत्रकारों का नाम लिया जाता है, लेकिन मैं उनको दोषी ठहराता हूँ कि उन्होंने फ़िल्म पत्रकारिता को साहित्यिक पत्रकारिता से जोड़ दिया। साहित्य, कहानी, इन तत्वों की ज़्यादा चर्चा होती रही, फ़िल्म क्राफ़्ट की चर्चा कम हुई। बड़े दिग्गज लोग रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, लेकिन उस समय जो निराकार ईश्वर की जैसे व्याख्या आसाराम बापू या दूसरे लोग प्रवचन में करते हैं, वैसे ही हमारे वे पूर्वज करते रहे, ऐसी फ़िल्मों की बातें करते थे, जिन फ़िल्मों को हमारे दर्शकों ने ना देखा था, ना सुना था। और ऐसा कहते थे कि तुम तो वैसे ही आम साधारण प्राणी हो, तुम्हें ईश्वर दर्शन तो हो ही नहीं सकता। हम जो बातें बता रहे हैं वो सुन लो, समझ लो, यही तुम्हारे भले के लिए है, यही तुम्हारे लाभ के लिए है। ये मेरी अपनी धारणा है कि उन लोगों की वजह से फ़िल्म पत्रकारिता जो देश का पॉपुलर सिनेमा है, उस पर कोई बात नहीं हुई। हम कुरोसावा की बात करते रहे, हम तमाम दुनिया भर के बड़े निर्देशकों की बातें करते रहे, जिनकी फ़िल्में 20 साल पहले तक भारतीय जनमानस के लिए उपलब्ध नहीं थी। और उसकी वजह से एक ग्रंथि आ गई लेखकों में कि अगर हमें फ़िल्मों पर लिखना है, तो हमें उसके साहित्यिक तत्व को, उसके कहानी तत्व को, उसके नैरेटिव पर ही ज़्यादा बातें करनी पड़ेगी, उसके कथ्य पर बात करनी पड़ेगी। आज भी ये कथ्यात्मक आलोचना ही चलती है फ़िल्मों के ऊपर ज़्यादातर। फ़िल्म के क्राफ़्ट को लेकर, फ़िल्म के उन सारी दूसरी बारीकियों को लेकर के बहुत कम चर्चा होती है। जबरीवाल साहब एक तरीके से अलग एक बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं जिसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करते हैं। वो अभी नहीं होता है हिंदी फ़िल्मों में। हिंदी फ़िल्मों के लेखक जो हैं, वो सामाजिक और राजनीतिक पहलू उसका छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इसका कोई महत्व ही नहीं है। वहीं एक ऐतिहासिक चेतना के साथ हमारे मनमोहन चूँकि दोनों बैठे हुए इसलिए मुझे बार-बार याद आ रहे हैं। ऐतिहासिक चेतना के साथ उन्होंने एक बहुत ज़रूरी काम कर दिया और देखिए कि उनके लिखने के बाद से किसी दूसरे ने अभी तक व्यवस्थित रूप से हिंदी सिनेमा के इतिहास पर या उसके किसी एक पीरियड पर भी ठोस काम नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता एक ज़रूरी काम है, फ़िल्म लेखन भी एक ज़रूरी काम है और दोनों पर सीरियसली हम लोगों को विचार किया करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके प्रति थोड़े सम्मान की भावना रखें, उन्हें सहयोग दें, उनके साथ जुड़ें और उनको बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहित करें। यह ठीक जी है कि अजय जी, अब अखबारों में, आप अजय जी पत्र-पत्रिकाओं में आपने बहुत कोई दिलचस्प जगह बातें नहीं रह कही हैं। गई मैं है। माफ माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। आपने बहुत दिलचस्प बातें कही और आपकी जो मतलब एक तरह से कहा जाए फ़िल्म लेखन को लेकर के जो आपकी संवेदना है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बात थोड़ा-सा विषयांतर ना हो, कि फ़िल्म लेखन करते-करते देखिए आडवाणी जी भारत रत्न पा गए। वो शुरुआत उन्होंने फ़िल्म रिव्यू से ही की थी, अगर आप में से किसी को याद हो तो। तो ऐसा नहीं है नहीं, नहीं, कि नहीं, देखिए वो हम नहीं, नहीं, मामला तो है ऐसा, ऐसे बी आर नहीं। चोपड़ा बड़े निर्देशक बन गए, जी, जी, दूसरे लोग जी। और भी बहुत तो सारे कुछ बन गए। हाँ, हाँ, तो मैं हमारे मतलब ख़ैर भूत समीक्षक भी खालिद मोहम्मद वो एक साहब हैं, वो उन्होंने भी एक फ़िल्मों का निर्देशन किया। हाँ, वो एक वो नहीं, एक नहीं, नहीं, लक्ष्य हो आप जो सकता है या भारत रत्न वो बिल्कुल अवान्तर चीज़ें हो गई। नहीं, 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 मेरा मैं ये उसको मानना है थोड़ा कि आप जो कह रहे हैं ना, मैंने थोड़ा हल्के-फुल्के अंदाज में इस बात को रखा था नहीं, कि नहीं, जो बिल्कुल लोग सही, सही आपसे बात है, सही बात आप है। मतलब जो लोग ये मानते हैं कि फ़िल्म लेखन फालतू चीज़ है, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो ट्रैजेक्टरी आपको कहीं ले भी जा सकती है और वो लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत सारी बीच में यात्राएँ करनी पड़ती हैं आपको, वो एक अलग मुद्दा है। मैं सौम्या जी आपके पास आता हूँ क्योंकि अजय जी ने जो बहुत जी, इम्पोर्टेंट बातें कही, वो एक तो ये कि जो फ़िल्म रिव्यू के बारे में और जिस तरीके का हमारे समाज में फ़िल्मों को लेकर के एक नज़रिया है, कि सिनेमा है तो ठीक है, मनोरंजन की ही चीज़ है मूल रूप से और लोग चाहते हैं कि भाई फ़िल्मों के बारे में क्या लिखना, लिख कर के क्या होगा? ये बात पत्रकारिता से जुड़े लोगों के बीच में भी है और जो बात अजय जी जी, कह रहे थे कि हाँ साहब, जो नया रिपोर्टर आता है क्योंकि मैं खुद एक टेलीविज़न चैनल की टीम का मुखिया रहा हूँ, तो मुझे मालूम है किस तरीके से क्या होता है कि जो ट्रेनी रिपोर्टर्स आते हैं, उनको आप सचमुच और टेलीविज़न में तो लाइफ़स्टाइल नाम की एक जो बीट शुरू हो गई लाइफ़स्टाइल रिपोर्टर्स की, तो उनका काम ही ये होता है कि वो लाइफ़स्टाइल में मतलब वो सारी पार्टी लॉन्चेस में जाते हैं या सिनेमा के इस तरह के जाते हैं और वहाँ फिर वो जो है वो जो भी रंगारंग चीज़ें होती हैं, वो उनको नोट करते हैं। वहाँ से सीरियस फ़िल्म रिपोर्टिंग का कोई रास्ता बहुत ज़्यादा दूर तक जाता हुआ दिखता नहीं है। अभी तक कम से कम इमर्ज नहीं कर पाया क्योंकि टेलीविज़न चैनलों की अपनी एक अपनी का काम करने की एक शैली है। बहरहाल,
आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो बातें अजय जी ने कही, एक तो आपकी अपनी समझ क्या कहती है कि फ़िल्म के बारे में गंभीर लिखना, गंभीरता से लिखना, क्या वो सचमुच कोई ज़रूरी काम है? या लोगों को लगता है कि नहीं भाई ठीक है ये अला साहब या फलाँ साहब अपना नाम ऊँचा करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है लिखते चले आ रहे हैं। मतलब बाबूराव पटेल जो लिखते थे फ़िल्म इंडिया नाम की मैगज़ीन से जब उन्होंने शुरू किया था, और बाबूराव पटेल जी भी बाय द वे मैं आपको बता दूँ अजय जी, वो भी जनसंघ से एमपी रह चुके हैं। वो भी जनसंघ से चुनाव लड़े थे और जो सांसद रहे थे। तो फ़िल्म लेखन से रास्ता जो है राजनीति में जाता है, और राजनीति में जाकर के फिर आप भारत रत्न नहीं पा सकते, मैं फिर कहूँगा। लेकिन सौम्या जी, ऑन अ सीरियस नोट, ये जो चीज़ें हैं, ये चुनौतियाँ क्या हैं? और आपको जब लगता है कि आपको लिखना है किसी विषय पर, मान लीजिए, तो आप उस विषय के बारे में क्या तैयारी करती हैं? कोई विषय क्यों चुनती हैं? आपके अगर कोई दिलचस्प अनुभव हो तो हमें ज़रूर बताइए कि किसी विषय पर अगर आप लिख रही हो, आपने रिसर्च किया हो किसी एक्टर के बारे में या किसी ट्रेंड के बारे में, उस दौरान आपकी किसी से मुलाकात हुई हो और क्या आप वो तजुर्बे रहे हों, उनके बारे में भी बताइए प्लीज़, सौम्या जी। जी, जी। तो सभी को नमस्कार, सभी मुझसे यहाँ बहुत सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन मेरी 2-3 सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और अमिताभ जी जहाँ से आपने बात शुरू करी और जहाँ अजय जी ने छोड़ी, मैं वहाँ से इसे उठाती हूँ कि अजय जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि सबको लगता है कि फ़िल्म पर रिव्यू या फ़िल्म के बारे में लिखना हर कोई कर सकता है। क्योंकि सबको लगता है कि आपने जाके देखी तो आपका राइट ऑफ ओपिनियन है। राइट ऑफ ओपिनियन है, वो सही बात है। लेकिन फ़िल्म के बारे में जब कोई लिख रहा है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फ़िल्म को समझ के, फ़िल्म के बारे में समझ के, फ़िल्म की क्राफ़्ट को समझ के, उसके बाद लिखना इस मतलब इसकी आपने अपनी क्राफ़्ट पे मेहनत करी वर्सेस ओपिनियन देना। ओपिनियन रखना बहुत आसान काम है, और हम सब एंटाइटल्ड हैं और हम सब रख सकते हैं, और सोशल मीडिया के बाद से तो मतलब ओपिनियन होना शायद सबसे आसान चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी समझ है, और जब मैं कई बार कुछ रिव्यूज़ पढ़ती हूँ या कुछ लेख पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक सुपरफिशियल तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ उस बारे में लिख रहे हैं जो उन्हें समझ में आता है। मसलन एक्टिंग, मसलन राइटिंग, मसलन कहानी। लेकिन जो क्राफ्ट है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो एडिट है, जो बाकी इतने सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं सिनेमा के, प्लस उन कहानियों का और उस सिनेमा का सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट है। मेरा जो सारा काम है वो सोसाइटल इम्पैक्ट है, साथ में सोसाइटल रिफ्लेक्शन है सिनेमा का। तो जो एक साइक्लिक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है सिनेमा की कल्चर से, मेरा काम उसके इंटरसेक्शन पर है। लेकिन जहाँ मुझे कोफ्त होती है जब मैं कई अलग-अलग लोगों को पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपकी व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू शायद नहीं जानना चाहती सिनेमा पे। और व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुँचने के लिए या तो जैसा अजय जी ने कहा कि 30 साल, 50 साल, बहुत मतलब मेहनत, वो डेप्थ वो मिले तो हम आपका व्यक्तिगत स्वरूप समझने की कोशिश करें। लेकिन सिनेमा को पढ़ने की, समझने की अलग-अलग जो तरीके हैं, मुझे लगता है कि पॉपुलर स्पेसेस में वो जगहें थोड़ी कम होती चली जा रही हैं। जहाँ एक बहुत ही ओपिनियन आकर चली जाती है, व्हिच इज़ सॉर्ट ऑफ अ वन स्वीपिंग स्टेटमेंट अबाउट अ फिल्म। दूसरा मुझे लगता है जो आप दोनों ने बात रखी कि कई बार सिनेमा का काम ऐसे दे दिया जाता है, हल्के में लिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक तौर पे हम सिनेमा को किस तरह से देखते हैं। क्या हम सिनेमा की उतनी इज़्ज़त करते हैं? मतलब एज़ व्यूअर्स, एज़ रीडर्स जितनी हम शायद किसी और आर्ट फ़ॉर्म की करते हों। सिनेमा मनोरंजन का एक तरीका है, वो बात सच है। लेकिन सिनेमा मनोरंजन के आगे बहुत सारी चीज़ें खोल देता है, उस बात का रियलाइज़ेशन ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम एज़ कम्युनिटी ऑफ व्यूअर्स सिनेमा की उतनी इज़्ज़त करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। और ये सिर्फ़ इसलिए नहीं है क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में एक तरीके की फ़िल्में बनती हैं हमारे यहाँ। ये इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से हल्के में हमारे अवार्ड फंक्शन्स होते हैं, जिस तरह से हम फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं, उसमें चमक-धमक इन सब पे एम्फेसिस ज़्यादा चला जाता है दैन व्हाट द फ़िल्म इज़ एक्चुअली डूइंग। हमें बहुत खुशी होती है जब एक फ़िल्म को सनडांस में इज़्ज़त मिलती है या कैन में इज़्ज़त मिलती है। एज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, हम क्या कर रहे हैं जिसमें हम सिनेमा को
इज्जत दे रहे हैं। मेरा वो सवाल बहुत सालों से रहा है कि सिनेमा की इज्जत करना, वो शायद हमें व्यूअर्स में सॉर्ट ऑफ फैलाने की जरूरत है, जिसकी वजह से फिल्म लेखन को भी उसी तरह की इज्जत मिलेगी, फिल्म लेखन को उसी तरह की डेप्थ मिलेगी जिस तरह की डेप्थ हम चाहते हैं। तीसरा जो आपने सवाल पूछा कि मेरे क्या अनुभव रहे, जब मैं फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स करने गई थी एफटीआईआई में, मैं क्यों गई? क्या मैं सिनेमा देखकर उस पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकती थी? दे सकती थी। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि फिल्म पढ़ते कैसे हैं? फिल्म देखते कैसे हैं? फिल्मों को समझने का नज़रिया क्या होता है? और उस 1 डेढ़ महीने के कोर्स में हमने शायद सिर्फ यही समझा कि फिल्म देखते कैसे हैं। फिल्म का जो टाइटल है वो क्यों है? फिल्म की जो एक सीन की फ्रेमिंग है, मीज़ा-सॉ है, वो क्यों है? और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिना समझे लिखेंगे तो बात फिर वहीं रह जाएगी जैसे रहती है। मैं मेरी जो सबसे फ़ेवरेट क्लास रही थी एफटीआईआई में, वो ईरा भास्कर ने जब आके हमसे बात करी थी और उन्होंने घटक साहब के बारे में बात करी थी और साथ में हमने रे के बारे में बात करी थी और अलग सिनेमाई तौर पे हमने चीज़ें देखी थी। मुझे लगता है कि उन क्लासेस के दौरान मुझे ये समझ में आया कि जिस तरह से मैं फ़िल्मों के बारे में सोचना चाहती हूँ, वो लेजिटिमेट है। क्योंकि जेंडर के परिवेश में, जेंडर के पर्सपेक्टिव से या सोसाइटल पर्सपेक्टिव से लिखने वाले लोग, जैसे अजय जी ने भी कहा, वो नंबर में कम है। तो हमें कई बार लगता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो क्या कोई सुनना भी चाहता है, कोई छापना भी चाहता है। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जहाँ-जहाँ आज की जो गवर्नमेंट है उसके अगर आप क्रिटिक में सिनेमाई तौर और सिनेमाई सॉर्ट ऑफ रीडिंग के थ्रू भी अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो उसकी जगह नहीं मिलती है। लोग नहीं छापना चाहते आपके लेख। तो मुझे लगता है उस स्ट्रगल में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ऐसे कन्वर्सेशंस, ऐसे टीचर्स जो आपको समझाते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना कितना ज़रूरी है। तो मेरे लिए वो अनुभवी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है। और जो आखिरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो अजय जी ने भी कही, और पारख साहब को हम पढ़ते आए हैं, मैथिली जी को मैं पढ़ती आई हूँ। अजय जी, वो जोक बिल्कुल अ, वैलिड है, मैं भी पढ़ती आई हूँ आपको और मनमोहन जी आपको भी। मुझे लगता है कि अ, भाषा का एक बहुत बड़ा रोल है। हम सिनेमा अगर सिनेमा वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटाइज़्ड आर्ट है, जो हर जगह पहुँच सकती है, तो उसकी भाषा भी उतनी ही डेमोक्रेटाइज़्ड रहनी ज़रूरी है। और उस भाषा में मुझे लगता है उस किस्म की बातें करना बहुत ज़रूरी है, जिसका आपके और मेरे जीवन में एक इम्पैक्ट है। मेरी एक शिकायत जो रहती है, जो लोग सिनेमा के बारे में लिखते हैं और लिखते आए हैं कई दौर से और जिनको शायद सबसे बड़ी स्टेजेस मिलते हैं उनके बारे में बात करने के। मुझे लगता है वो एक बहुत कमर्शियल लेंस से लिखे हुए पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, कि आप ये फ़िल्म ऐसी है, आप जाकर देख कर आइए। जाकर देखकर आइए एक पार्ट है, उसके आगे, उसके पीछे, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो इस तरह की फ़िल्म क्यों बनी, इस तरह की फ़िल्म बनने से आगे किस तरह की फ़िल्में बनेंगी, वो सारे कन्वर्सेशंस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चाहे आप एक एक्टर को लेके रखिए, ट्रेंड को, कहानी को, नैरेटिव को, फॉर्म को, क्राफ्ट को। मतलब मुझे लगता है कि फ़िल्म समीक्षकों में और आलोचकों में हमारे अंदर भी ऐसी वॉइसेस होनी ज़रूरी हैं जो जाकर डंके की चोट पे बोलें कि आप जाकर देख कर आइए, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ। और इसलिए नहीं क्योंकि वो फ़िल्म जिस तरह से उस सामाजिक तौर में बात कर रही है जो कन्वर्सेशंस हम चाहते हैं, बट क्योंकि उस फ़िल्म ने क्राफ्ट के हर रूल को तोड़ दिया है और किस तरह से तोड़ा है और क्यों तोड़ा है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है। जो आखिरी बात मैं रखना चाहती हूँ इसमें वो ये है कि जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है मेरे लिए पढ़ते हुए, पहले सिनेमा की किताबें बहुत ज़्यादा एकेडमिक मिला करती थी। लेकिन अब जो हमें किताबें पढ़ने को मिलती हैं,
चाहे वो आप सुनना बायोग्राफीज यार में देख लीजिए, कोई नंबर चाहे देना आप अलग एक्वागार्ड अलग की तरह सर्विसिंग के के लिए ऐप से वो कर ले सिनेमा में देख समन लोकल लीजिए, सस्ता मतलब पड़ेगा जब कोई सस्ता यदि इतिहास की ये परिवेश से, जैसे आप जो अभी दिखा डॉक्टर रहे हैं, शुक्ला एक्वागार्ड के या लिए रोहन के लिए जब वो कुछ बीमार कोई कुछ पड़ेगा प्ले कर रहा है, नकली म्यूट फिल्टर्स पे हो असली जाएंगे बीमारियां दे अजय जी, शायद आप, हाँ जी किसी सॉरी, का ऑडियो ऑन है जी और वहां से कोई आवाज आ रही, प्लीज हाँ प्लीज जी हो म्यूट गया। कर लें अपने आप को, सौम्य जी को छोड़ के बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये कई सारी ऐसी जो किताबें हैं जो आप भी इस समय जो दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से किताबों की का जीवन बहुत ज़्यादा खुल गया है और वो एक बहुत अच्छी बात है। चाहे वो डायरेक्टर का काम हो, चाहे वो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो जेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो किसी एक फ़िल्म की कहानी हो। मतलब एक दौर आया था, हार्पर कॉलिन्स ने जो पब्लिश करी थी अलग-अलग फ़िल्मों के बारे में, तो मुग़ल-ए-आज़म, जाने भी दो यारो, हमारी जो इंडिया की फ़िल्में रही हैं, उनके बारे में हमने किताबें पढ़ी, उनकी कहानी जिस तरह से वो फ़िल्में बनी, तो मेरे हिसाब से जो चाहे वो कोई फ़िल्म स्टूडेंट हो या जस्ट फ़िल्म का कोई फ़िल्मों से इश्क करने वाला इंसान हो, मुझे लगता है किताबों में हमारे पास एक रेंज आई है डेमोक्रेटाइज़्ड भाषा में लोगों के लिए पढ़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किताबें ही कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो फ़िल्मों के बारे में बात करने के जो बाकी मीडियम्स हैं, जहाँ पे फ़िल्में अब्ज़ॉर्ब करी जा रही हैं, वहाँ फ़िल्म के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू रखने की जगह कितनी है? क्यों नहीं है ओटीटी पे रोज़ शोज़ जिसमें लोग फ़िल्मों के बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्यों नहीं है ऐसी जगहें, जैसा आपने कहा कि हम अगर एक दिन भर एक सॉर्ट ऑफ फ़िल्म का सिम्पोज़ियम रखें, कौन आएगा देखने? क्यों आएगा देखने? मुझे लगता है वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इस बात को मैं अपनी पहली बात से जोड़ना चाहूँगी कि ये सब कुछ तब होगा अगर हम फ़िल्म के लिए इज़्ज़त पैदा कर सकें ऑडियंसेस में भी और और जनरल सॉर्ट ऑफ जो राइटर्स हैं, जो पब्लिक है, उन सब में भी। जी, अमिताभ जी। ये आपने बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कही, जो लास्ट में आपने कहा कि फ़िल्म के लिए इज़्ज़त पैदा कर सकें ऑडियंसेज़ में। तो मनमोहन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि जो बात अजय जी ने कही थी उसमें एक जो उन्होंने नुक्ता निकाला था कि जो बहुत गंभीर किस्म की फ़िल्म पत्रकारिता या फ़िल्मों के बारे में लेखन हुआ, ख़ास तौर से हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में उन्होंने दिनमान का ज़िक्र किया, तो मुझे याद आया कि हिंदी में सिनेमा पर जो गंभीर लेखन हुआ है, ख़ास तौर से अखबारी लेखन कह लें और पत्रकारी लेखन जो कह लें, या पत्र-पत्रिकाओं में जो लिखा गया, उसमें ज़्यादातर लिखने वाले वे सारे लोग थे जो हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार, कवि मतलब रघुवीर सहाय, कुँवर नारायण, प्रयाग शुक्ल, विष्णु खरे, इन जैसे मंगलेश डबराल, इन तमाम लोगों ने सिनेमा के बारे में बहुत अच्छा लिखा है और बहुत गंभीरता से, बहुत तल्लीनता से विश्व सिनेमा, जिसकी बात अजय जी कह रहे थे, वो शायद थोड़ा आलोचनात्मक ढंग से कह रहे थे कि हमको कुरोसावा वगैरह के बारे में बताया गया। मेरा तो मानना ये है कि मैंने जब हिंदी के इन तमाम जो वरिष्ठ समीक्षक कह लीजिए या विश्लेषक कह लीजिए, जो भी हैं, उनके ज़रिए मैंने हिंदी में विश्व सिनेमा की झलक पाई, और उसके बाद मेरी दिलचस्पी बढ़ी कि चाहे जनसत्ता हो या नवभारत टाइम्स हो या दिनमान हो या और पत्र-पत्रिकाएँ जिनमें मैं तमाम लोगों को पढ़ता था, या मध्य प्रदेश से जो एक पत्रिका निकलती थी, पटकथा नाम की, बहुत समय तक निकली, जिसमें कि बहुत गंभीर लेखन होता था। तो उन जैसी पत्रिकाओं को पढ़ के मेरी अपनी समझ बनी है। तो मनमोहन जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्राप्त लेखक हैं हिंदी सिनेमा के संदर्भ में। तो एक तो जो बात हम यहाँ सबसे पूछते आए अभी तक, अजय जी और मैं, सौम्या, दोनों से मैंने कहा कि भई आपके सामने चुनौती क्या है लेखन की, जब आप गंभीर लेखन करते हैं? और दूसरी बात ये है कि आपकी अपनी जो समझ है, दैनिक फ़िल्म लेखन या जो एक फ़िल्म का समीक्षात्मक लेखन है, या किसी विषय को उठा करके उसको गंभीरता से एनालाइज़ करते हुए एक किताब लिख देना, दोनों की टेक्नीक में क्या फ़र्क है? और वो बात जो यहाँ पर कही जा रही है कि भई सिनेमा को हम कैसे दर्शकों के बीच ले जाएँ कि उनकी समझ भी थोड़ी-सी विकसित हो। पता नहीं दर्शक इसमें दिलचस्पी रखते हैं भी या नहीं, क्योंकि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हो सकता है उसी को बहुत सारे लोग इस दृष्टि से देखें कि भई ये आप क्या बोल रहे हैं? हमको आप ये बताओ कि आपका सिनेमा ये कैसा है, वैसा है। और बहुत सारे लोग तो इसमें कहते ही रहते हैं कि भाई आप जो है वो एक ख़ास नज़रिए से बात करते हैं। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि भाई वो वामपंथी नज़रिया है या दक्षिणपंथी नज़रिया वग़ैरह-वग़ैरह। तो वो सारी बातें चलती हैं। क्या सिनेमा के बारे में लिखते समय ये तमाम चीज़ें कहीं आती हैं, मनमोहन जी? नमस्कार। पहली बात तो आपने बड़ी अच्छी उठाई कि जो
लाल कृष्ण आडवाणी हैं, अगर वो सिनेमा पर ही लिखते रहते तो भारत का भी भला होता और सिनेमा का भी शायद भला होता। तो बड़ी बात थी, अच्छी बात है आपने कही। तो सिनेमा पर लिखना, निरंतर लिखना, ये जो है बहुत ज़रूरी है। और हम जो लोग हैं, जैसे मैं हूँ, अजय जी हैं, जबरीमल साहब तो थोड़े वो रहे हैं, बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं। हम पर हज़ारों दबाव हैं। हम पे एक दबाव ये है कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते? तो पैसे तो मिल जाएँगे कम से कम। भाई जैसे शोमा चटर्जी हैं या और लोग हैं, भाई पैसे के मामले में तो ठीक रहे, हमें तो नया पैसा नहीं मिलता। तो ये सब बातें भी लेखन के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। और जो लोग कहते हैं कि सिनेमा पर लिखना आसान काम है, मैं ये कहूँगा कि सिनेमा पर लिखना असंभव काम है। तो सबसे मुश्किल काम है दुनिया का सिनेमा पर लिखना। एक चैलेंजिंग बात है कि सैकड़ों अध्यापक हैं, जेएनयू में हों या कहीं भी हों या दिल्ली विश्वविद्यालय में हों या कहीं सारी दुनिया में हों। एक बंदे ने एक किताब सिनेमा पे नहीं लिखी। किसी में दम नहीं है सिनेमा पे लिखने का। सिनेमा पर लिखते ही आप नंगे हो जाते हैं, आप एक्सपोज़ हो जाते हैं। आपका पता चलता है कि आप में कोई नॉलेज है या नहीं है। सिनेमा पर लिखना असंभव काम है, क्योंकि आप सिनेमा को समझते ही नहीं हैं। क्योंकि जब आप एक फ़िल्म के बारे में लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि इस फ़िल्म में सिनेमा कितना है। समाज-वमाज तो ठीक है, उस फ़िल्म में सिनेमा है या नहीं? वो कहाँ है? अभी मैं कागज़ के फूल देख रहा था, ऐसे ही थोड़ा एक लेख थोड़ा सोच रहा हूँ। तो पहले 7 मिनट में वो आदमी जिस ढंग से कहानी को खोलता है, आपकी आँखें फटी रह जाती हैं। आप देखते हैं कितना बड़ा सिनेमा एक आदमी बना रहा है। इन 7 मिनट्स ही टेल्स एवरीथिंग और इतने अच्छे ढंग से। एक-एक शॉट उसका ऐसा नगीने में जड़ा हुआ। और आप देखिए कि 64 में वो मर गए और उसके बाद 75 क्या 80 तक किसी ने कोई बात तक नहीं की उनके बारे में। फिर किसी फ्रांस के विदेशी ने किसी कोई बात की, तो थोड़ी बात शुरू हुई। फिर नसरीन ने बात शुरू की। विजयानंद का सिनेमा है। कहाँ हम सिनेमा पर कोई बात आज तक शुरू ही नहीं हुई है। सिनेमा पर कोई बात हो ही नहीं रही है, किसी भी स्तर पर। और जो आप बात कर रहे हैं, ये जितने भी पत्रकार थे, जो भी हैं, अब मंगलेश जी हैं, इतने उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, हमेशा बहुत अच्छा लिखते थे, मेरी उनसे बातचीत होती थी लगातार, लेकिन वो तरस जाते थे। कोई प्रकाशक उनकी किताब छापने को तैयार नहीं था। इतने सुंदर उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं, अभी भी वो सब अखबारों में हैं। हमारे यहाँ अच्छे शोधकर्ता नहीं हैं, साहित्य की कोई वैल्यू नहीं है। जो सबसे नालायक विद्यार्थी होता है, उसे अध्यापक कह देता है कि तुम सिनेमा पे शोध कर लो। और सिनेमा पे क्या शोध कर लो? साहित्य और सिनेमा। ये साहित्य और सिनेमा का जो नाटक है, ये सबसे हिंदी साहित्य में तो पेशे की तरह चल रहा है। जिसे भी अध्यापक बनाना हो, जो सबसे नालायक आदमी हो, तो उसे कहो कि भाई ले भाई साहित्य और सिनेमा पे एक कर। और ये साहित्य और सिनेमा है क्या? आप हिंदी साहित्य से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना आपको। साहित्य और सिनेमा एक विश्व का विषय है। विश्व की साहित्यिक कृतियों पर श्रेष्ठतम फिल्में बनी हैं। आप उन्हें छूइए ना, आप उनकी तरफ जाइए। अब किताब लिखना है जी, शैलेंद्र पर लेख लिखना है, तो क्या होगा? तीसरी कसम। भाई तीसरी कसम अगर वो नहीं भी बनाते, तो भी वे एक महान गीतकार थे। लेकिन आप 100 लेख अगर लिखेंगे, तो 100 लेख में से 98 में तीसरी कसम का जिक्र होगा। तो सिनेमा की समझ विकसित हो, उसके लिए एक ही तरीका है कि सिनेमा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बच्चों को 10वीं 12वीं से सिनेमा दिखाया जाए, उस पर बातचीत की जाए,
जिस स्तर की भी बातचीत होगी उससे विकास आरंभ होगा। ये इस तरह से नहीं हो सकता कि छोटा मोटा काम, और स्पेस तो बिल्कुल बची नहीं है, स्पेस है ही नहीं। पहले हम लोग जो लिखते थे वो सब, अब जैसे मैं चौथी दुनिया में लिखता था तो चौथी दुनिया मुझे छापता था जम के, नवभारत टाइम्स छापते थे सब, दैनिक हिंदुस्तान छापता था। अब जब शुक्रवार का बंद हो गया तो हमारी स्पेस ही खत्म हो गई। तो हम लोगों के पास कोई लिखने का स्पेस ही नहीं बचा है। पैसा वैसा तो खैर बाद की बात है, पैसा तो सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन कहाँ लिखें, कहाँ छपें, यही समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है। और हर आदमी, अब ये यूट्यूब वगैरह शुरू हो गया तो हर आदमी फिल्म समीक्षक बन गया है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। लेकिन आज भी मैं यही कहूँगा कि छपी हुई पुस्तकों का बहुत ज़्यादा महत्व है, और छपी हुई पुस्तकें हमेशा ज़िंदा रहेंगी, कोई पढ़े ना पढ़े, हम तो हिंदी में ही लिखेंगे और हिंदी में लिख के पुस्तक छपवाएँगे, यही हमारी कोशिश रहती है। और अब तक लिख रहे हैं, यही हमारी उपलब्धि है। और सबने लिखना छोड़ दिया, जितने भी ये पत्रकार थे, जो नौकरियां इनकी जब खत्म हुई और ये सब रिटायर हुए, कोई नहीं लिख रहा है क्योंकि सिनेमा पर निरंतर लिखना बहुत ही कठिन काम है। एक झबरीमल साहब भी ये काम कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं हो सकता है गलत हूँ, कि हीरा भास्कर की कोई किताब आई या नहीं किताब, एक किताब नीरज जी ने सिनेमा लिखी है किताब, लिखी है, नीरज जी ने लिखी शायद किताब। किताब जी जी लिखी हो, ऋत्विक घटक जी। की बात हो रही थी। तो अब जैसे एक उदाहरण के लिए यही एक बात है जो अजय जी ने उठाई कि हमारे सारे सिनेमा पर ये है कि बंगाल के 3 लोग हैं तो उन पे ही बात होती है। क्यों भाई, बंगाल में और 40 निर्देशक हैं और उन पे तो कोई बात नहीं होती, कोई शोध कार्य नहीं होता। अब जैसे मैथिली जी ने एक बढ़िया काम किया कि भाई स्मिता पाटिल के बहाने उन्होंने उनकी सारी फिल्मों को ले लिया और हर फिल्म के बारे में डिटेल में बात की। लेकिन जो बात आप कर रहे थे कि अनुवाद बिल्कुल नहीं हो पाता हिंदी में, हिंदी के प्रकाशक बड़े लीचड़ हैं, कोई सोचना नहीं चाहता अनुवाद के बारे में, कोई अनुवाद पे पेमेंट नहीं करना चाहता, कोई छापना नहीं चाहता, वरना ये किताबें तो मैथिली जी की किताबें तो दोनों आनी चाहिए ना हिंदी में हर हालत में, बिल्कुल। का अनुवाद होना चाहिए। अब उसके लिए अच्छा अनुवादक भी चाहिए, उसको कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट भी होना चाहिए। तो ये बहुत बड़े-बड़े सवाल हैं जो हिंदी फिल्म समीक्षा को एक चैलेंजिंग बनाते हैं और आकर्षक भी बनाते हैं। और इसमें हम लोगों जो है वो अकेले पड़ गए, ये भी बहुत बुरी बात है। और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि फिल्म की समीक्षा आप कीजिए, और फिल्म की समीक्षा में ये कीजिए कि आप देखिए कि उसमें फिल्म है या नहीं, सिनेमा है या नहीं, कहानी कहने का जो सिनेमाई ढंग है, जो सिनेमाई तरीका है, वो है या नहीं, सिनेमा की भाषा के बारे में आप कितना जानते हैं, उसे विकसित हम कैसे करें युवा पीढ़ी में, ये हमारे सामने बहुत बड़े सवाल हैं। और इन सवालों का हम कितना मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। और अजय जी को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा जो मामला है वो पॉलिटिकल है, कोई आपकी समीक्षा की बात नहीं कर रहा है। ये राजनीतिक विभाजन हो रहे हैं बिना बात के, और इनसे एक मुकाबला तो करना ही पड़ेगा हमें। और हमें जो लिखना है वो हम लिखेंगे, और लिखने का जो मेरा फार्मूला है वो यही है कि हिंदी में लिखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको कोई नहीं पढ़ता, आप जो मर्जी लिखिए, कभी आपको कोई कुछ नहीं पढ़ेगा, आप जम के लिखिए, दुनिया भर की आलोचना कीजिए, दुनिया भर जो भी लिखना चाहते हैं वो खुल के लिखिए, क्योंकि आप 100% निश्चिंत हैं कि कोई आपको कभी नहीं पढ़ेगा और कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये मीडिया का जो है ये सारा चक्कर जरूर है। आपने बहुत दिलचस्प बात कही है मनमोहन जी, और ये अपने आप में मतलब हिंदी के पाठक, हिंदी के दर्शक पर भी एक बहुत गंभीर टिप्पणी है, बड़ी तीखी टिप्पणी है। और ये हिंदी पट्टी का जो संकट है, ये मेरा करेक्शन है कि भैया ये बात बिल्कुल गलत है। ये हमारे सिनेमा की इज्जत, सिनेमा ने तो बहुत काम किया, मैं तो अपने फिल्मकारों की बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पास श्रेष्ठतम फिल्मकार हैं, लेकिन हमारे पास समीक्षक नहीं है, हमारे पास सिनेमा की समझ नहीं है, इसलिए उन फिल्मकारों के साथ हमने अन्याय किया है।
तो हमें अच्छे समीक्षक चाहिए, हमें अच्छे लिखने वाले चाहिए। नई पीढ़ी में कुछ लोग आ रहे हैं जो हाथ पैर मारते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इस फील्ड में कोई वो नहीं है, तो फिर वो थोड़े दिनों बाद लिखना पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ये आज की हमारी स्थिति है। इसे कैसे बेहतर किया जाए, तो ये आप विद्वान लोग इसे कीजिए, थोड़ा सा इस पे बातचीत कीजिए। धन्यवाद। जी, आपने मनमोहन जी, आपने अपनी टिप्पणियों में अपनी जो वक्तव्य दिया उसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही। एक तो आपने जो हिंदी पट्टी की तरफ इशारा किया, मैं उसके बारे में फारक साहब से पूछूंगा, लेकिन पहले मैं मैथिली जी के पास आना चाहता हूँ। मैथिली जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जैसा आपकी किताब का जिक्र किया, स्मिता पाटिल पर जो आपने किताब लिखी है, और आपने जो एक मिलेनियल वुमन के बारे में किताब लिखी है, उस पर भी हम जानना चाहेंगे आपसे, आपकी किताब के बारे में। लेकिन मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो अभी तक हमने बाकी सारे पैनलिस्ट से पूछा, कि भाई ये जो फिल्म लेखन है, यानी फिल्मों पर जो लिखना है, राइटिंग है, इस राइटिंग के मायने क्या हैं? क्यों लिखे कोई, अगर इसको कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है? ये तो ठीक है कि सरकार ने कुछ इनाम रख दिया, कुछ पुरस्कार रख दिए, कुछ सम्मान रख दिए, कुछ अवार्ड रख दिए, या कुछ लोग उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या समाज में सिनेमा को लेकर के इस तरह की कोई उत्सुकता है, कोई क्यूरियोसिटी है, कोई पढ़े उसके बारे में, और फिल्म जर्नलिज्म या फिल्म राइटिंग को कोई उतना सीरियसली ले? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मैथिली जी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। हाँ, सबको नमस्कार। मैं शुरू के आपके क्वेश्चंस का सवाल देने से आंसर देने से पहले मैं चड्ढा साहब की बात से बहुत सहमत हूँ कि फिल्म एजुकेशन, कि हम सब लोग हम सब एटलीस्ट मैं बॉम्बे में फिल्म सोसाइटीज में बहुत सारे फिल्म्स देखे हैं। वो एक मूवमेंट है जो अभी नहीं चल रहा है। OTT आने के बाद फिल्म सोसाइटीज आर स्लोली डिक्लाइनिंग, मेंबरशिप नहीं है। और एक चीज जो है, इसीलिए जब ये फिल्म में थोड़े दिन जब अमोल गुप्ते फिल्म चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन थे, मैं भी उसमें वो स्क्रिप्ट राइटिंग का इवैल्यूएशन का पैनल में थी। तो हम सब बोल रहे थे कि बच्चों को फिल्म एजुकेशन, मतलब इवन वेरी यंग, दैट इफ अच्छे फिल्मों के लिए अच्छे दर्शक भी चाहिए, और सीरियस राइटिंग को पढ़ने के लिए वो जो दर्शक जो बाद में एक रीडर हो जाता है, उसके लिए थोड़ा फिल्म नॉलेज, फिल्म कि ये राइटर क्या कह रहा है फिल्म के ऊपर। यू टॉक अबाउट लेंसेस और टेकिंग, वो सब छोड़िए, ट्रैकिंग मूवमेंट्स, क्लोजअप्स कैसे हारे, उससे क्या आप बिटवीन द फ्रेम्स क्या पढ़ सकते हैं, ये सब अगर हम लिखते हैं उसे, हाउ मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड दैट, वो एक। तो इसे फिल्म एजुकेशन जस्ट पार्ट ऑफ अदर करिकुलम। आजकल तो बहुत न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब जगह है कि इफ यू वांट अ सेंसिटिव एंड सेंसिबल, जो सेंसिबिलिटी है अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि फिल्म इज अ समेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स। इसमें देखिए, अब लिटरेचर है, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल आर्ट, बट बेसिकली इट्स द 10th म्यूज। आई थिंक हॉलीवुड में दे कॉल्ड इट द 10th म्यूज, क्योंकि सब कलाएं उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज है, क्योंकि इसका रीडिंग बेस, फिल्म लिटरेरी रीडिंग और फिल्म रीडिंग में बहुत फर्क, क्योंकि मैं लिटरेचर से आई हूँ, तो मुझे अपने आप को एजुकेट करना पड़ा कि हाउ डू यू रीड अ फिल्म एंड हाउ डू यू रीड अ बुक। तो मैं भी FTI गई थी, फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स, बट मुझे एक एडवांटेज था, मैं फिल्म राइटिंग पहले इसमें से आई हूँ कि सबटाइटलिंग ऑफ फिल्म्स, वो भी एक्सीडेंटली हुआ था। एक श्याम बेलकल का तेलुगु फिल्म थी, और एक मेरे फ्रेंड उसके लिए सबटाइटलिंग के लिए स्ट्रगल कर रही थी कि कौन तेलुगु से इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा। इत्तेफाक से मुझे मेरे कजिन्स जो स्कूल गर्ल्स थे, वो उनको मेरी याद आई, बोले चलो उमा से मिलो, उमा डकुना, शी इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ फिल्म सबटाइटलिंग। तो उससे सबटाइटलिंग करने से मुझे क्या लगा कि फिल्म का स्केलेटन दिखने लगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो
पूरा आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उसका विजुअलाइजेशन देख रहे हैं कि उस आपको एक जैसा अनकॉन्शियसली उसका एक इंसाइट आ जाती है कि ये फिल्म की स्ट्रक्चर कैसी है और ये डायरेक्टर ने उसे विजुअलाइज कैसा किया है और मुझे टेक्निक का भी थोड़ा समझ आती है। तो वो टाइम पर जब मैंने शुरू किया, मेरी लकी चांस थी कि न्यूज वीकली की सीनियर एडिटर, आई मीन शी वाज द एसोसिएट एडिटर, पैमेला फिलिपोस, एक कोई सेमिनार में मिले, बोलती कि वी वांट टू स्टार्ट ए कॉलम इमेजेस ऑफ विमेन इन इंडियन सिनेमा, कि मंथली एक फिल्म को या 2 फिल्म उसका हवा विमेन पोर्ट्रेट. So that's where my other kind of film, you know, feminist study of film के तरफ गई है, and mostly popular cinema के. कभी कभी मैं ऐसा कि माया मिर्गा, that wonderful उड़िया film, one of the best films made in India, मैं बोली थी मैं शायद कोई नहीं देखा होगा मगर मुझे इसके बारे में लिखने का है. So आपकी जो एडिटर्स जो है, जो आप लिखना चाहते हैं उसको पब्लिश करते हैं, वो ये बहुत जरूरी ये है. आजकल सीरियस राइटिंग फॉर सिनेमा पॉपुलर प्रेस में बहुत उसका तो श्रिंक होती जा रही है, अभी है ही नहीं. जब मैं संडे ऑब्जर्वर में लिखती थी, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल होता था, मैं बोली विनोद मेहता मेरे एडिटर थे, मैं बोलती विनोद आई वांट टू राइट अबाउट दिस. सेज हाउ मेनी पीपल हैव सीन दीज फिल्म्स, आप उसके बारे में लिखे तो व्हाट विल द ऑर्डिनरी रीडर गेट फ्रॉम इट. तो ये एक कभी भी आपका संघर्ष रहता है आपके एडिटर के साथ कि मैं ये लिखना चाहती हूँ. मैं इस टाइम का, मैं उस टाइम पर बॉलीवुड या फॉरेन फिल्म्स का रिव्यू करती थी, मेरा करियर उधर से शुरू हुआ था, संडे ऑब्जर्वर से. तो मैं कभी कभी विनोद वुड बी अंडरस्टैंडिंग, चलो दिस टाइम यू राइट इट, डोंट राइट अबाउट द रेगुलर हॉलीवुड. कोई ब्रूस ली का फिल्म आया चलेगा, उसके लिए कोई रिव्यू नहीं चाहिए, जो जाके देखेंगे वो देखेंगे. सो एक एंड फ्रीलांसर को इसका और एक भी मुश्किल होती है कि अपना एडिटर के साथ कितना रैपो है करने के लिए. और मैं बहुत सारे ऐसा ये इमेजेस ऑफ विमेन का तो 1 साल 10 साल जब तक मैं शुरू की और बाद में वो मैगजीन बंद हो गई, मुझे उसी में जैसा फोकस हो गई है, मेरा फोकस उस पे चली गई थी. आई मीन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी आती है कि फिल्म टेक्निकली, नैरेटिवली एंड द वे इट इज मेड इट्स गुड, बट उसमें एक रिजर्वेशन रहती है, इसमें हाउ इज द वुमन पोर्ट्रेट, उसमें वो सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका क्या हो सकती है. और मेरे हिसाब से मेरा मेंटर कहिए इकबाल मसूद, हम सबको ना, जो हम लिखने शुरू करते थे, हमको सबको एक फिल्म के बाद हम बैठते थे, एक हमारा अड्डा चलता था और उसने कहता ये रीड दिस रीड दिस रीड दिस एंड बी एबल टू कनेक्ट थिंग्स पॉलिटिकली, सोशियोलॉजिकली क्या चल रहा है, एंड हाउ डू यू कनेक्ट इट विथ सिनेमा, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल मीडियम. कितनी हम ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि फिल्म की इम्पैक्ट व्यूअर के ऊपर, स्पेशली इम्प्रेशनल एज के ऊपर क्या पड़ सकती है. तो कि इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको अपना दर्जा देना चाहिए सोसाइटी में, नॉट जस्ट फॉर आर्ट सिनेमा. पॉपुलर सिनेमा का भी बहुत रीच है, और थ्रू दैट रीच क्या कहते हैं और क्या इम्पैक्ट रहती है साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली, सब. और मुझे लगता है कि जब भी मैं लिखती हूँ तो मैं फिल्म एज ए फिल्म, और मगर उसको अपनी टाइम से अलग करके नहीं देख सकती हैं कि लिटरेचर में भी हम कहते हैं मैन एंड द टाइम एंड द प्लेस, वो असर पड़ती है. तो मैं वही कभी फिल्म अप्रिसिएशन या कोई कभी कभी जेवियर्स में थोड़ी देर फिल्म राइटिंग के लिए थोड़ा मॉड्यूल्स भी करती कि बट दैट इंटरेस्ट रहना चाहिए, इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए यंग पीपल में कि आप फिल्म कैसे देखें, उसको कैसे पढ़ें और उससे आप कितना प्रभावित होते हैं. वो एक चीज इसका तो इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. मैं ये भी देखती हूँ कि एक सीरियस राइटिंग, गंभीर राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग है. एकेडमिक राइटिंग किसी को
और एक एकेडमिक कोई क्योंकि उसकी भाषा एक बैरियर बन जाती है, एकेडमिक, टोटली एकेडमिक लैंग्वेज। मैंने एक किताब ऐसी आई थी, द स्टारडम इन कंटेम्प्रेरी सिनेमा, वो एडिटर ने मुझे कहा कि आई थॉट इट विल बी ऑर्डिनरी, दे वांटेड अ थिंग ऑन हाउ इज कंगना रनौत, कि हाउ दैट स्टारडम इज कंस्ट्रक्टेड। मैंने उसका तो डिटेल्ड एनालिसिस जैसे की उसकी परफॉर्मेंसेस, और बाद में when she became crazy भक्त, उससे पहले, इसीलिए मैं कभी कभी उसको ओन नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके पहले लिखी गई थी। मगर वो जब किताब आई तो हाफ द एसेस आप उसमें समझने में 2-3 बार पढ़ना चाहिए। तो एकेडमिक राइटिंग इज ओनली फॉर अदर एकेडमिक्स, मगर हम सीरियस टॉपिक बट इन अ वे दैट a reader can understand, तो उसमें एक सीरियसनेस एंड एकेडमिक के बीच में एक अंतर है, और आप अपना जो लेखक है वो अपना आप उसका निर्धार करना चाहिए कौन सी भाषा में, कैसी भाषा में लिख सकते हैं जो इज इट अंडरस्टैंडेबल फॉर द रीडर। मैं और एक चीज कहा था कि आप देखें कि चड्ढा साहब का और परेख साहब का बुक्स, और अजय जी ने इमरान के ऊपर बारे में उसका किताब आई है, इरफान पर जो लिखा है। ये ट्रांसलेशंस की जो जरूरी है, साहित्य अकेडमी तो इंडियन लैंग्वेजेस में अनुवाद करती रही है कि एक तमिल गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू मराठी, ओ मुरुगन जो द वेरी एक्सप्लोसिव तमिल राइटर, तो ये ऐसे अनुवाद हिंदी बुक्स, हिंदी फिल्म बुक्स के बारे में भी सब बंगाल में बहुत सारे लिखे हैं। मगर बंगाल में एक चीज है कि वो सीगल्स, वो उनका जो छोटा बुकलेट्स जैसा थे, मगर दे वर वेरी सीरियस एंड वेरी एनालिटिकल एंड इतना आई मीन यू मस्ट रीड काइंड ऑफ ए थिंग्स दे। मगर ये जो बुक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में आई हैं, वो ऐसे कि हिंदी का मराठी में अनुवाद कीजिए, बंगाली को हिंदी में अनुवाद कीजिए, इंग्लिश में भी कीजिए, तो एक पैनल ऑफ कोई पब्लिशर शायद हम एक हमारा जो बुक हमने एडिट की थी और लिखे थे कि द ओल्डेस्ट लव स्टोरी, उसे हिंदी का अनुवाद के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि राइटर्स जो उसमें मन्नू भंडारी की एक कहानी थी और सुधा अरोरा ने भी उसमें लिखी है, वो कहते थे कि ये बुक हिंदी में अच्छा चलेगा, मगर पब्लिशर ठीक नहीं है, ट्रांसलेटर मिली है मगर पब्लिशिंग का, ये पब्लिशिंग के बारे में तो भी मैं देख रही हूँ कि स्मिता पाटिल का बुक लिखने के बाद सब लोग आप माधुरी दीक्षित के ऊपर एक बुक लिखिए, आप इसके, आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे ये मिलेनियल वुमन मेरे सेकंड बुक वो मेरे आइडिया थी, मगर हापर कॉलिंस जो पहले पब्लिश किए थे टू निश अच्छी लगी, मगर इसको मार्केट करना मुश्किल है कि पब्लिशर्स का भी अपना अपना ये जो बात आपने कही है, मैं आई एम सॉरी मैथिली जी, मैं आपको टोक रहा हूँ, क्योंकि ये जो मार्केटिंग वाली बात आपने कही, असल में ये एक बड़ा मसला है सिनेमा के बारे में, खुद सिनेमा के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। आज की चूंकि हर चीज एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट को बिकना है बाजार में, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। तो सिनेमा पर जो लेखन है, और खासतौर से जो सीरियस लेखन जिसके बारे में हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक वो जो है जो गॉसिपिंग है सिनेमा के बारे में, जो गॉसिप मैगजीन में छपता है कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, कौन ने किसने कितने कपड़े पहने नहीं पहने, क्या किया क्या नहीं किया, कौन किसको छोड़ गया, किसने किसको अपना लिया, वगैरह वगैरह, वो गॉसिप है। लेकिन एक जो आप सीरियस लेखन की बात कर रहे हैं, आप सारे लोग सीरियस राइटिंग से जुड़े हुए हैं, तो ये जो मार्केटिंग का मसला है, आपसे बस मैं बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगा, क्योंकि मुझे पारक साहब के पास जाना है, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच गए लगभग, तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत संक्षेप में इस पर बात करके फिर मैं पारक साहब के पास जाऊंगा, प्लीज मार्केटिंग के बारे में मैथिली जी। मार्केटिंग पब्लिशर्स करना चाहिए, मगर आजकल क्या होते हैं, वो राइटर्स को छोड़ देते हैं, अपने मार्केटिंग आप खुद करो। हम तो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स नहीं है, मगर स्मिता पाटिल का बुक आई मस्ट से माय पब्लिशर्स डिड अ गुड जॉब ऑफ इट, एक्सेप्ट्स
कहाँ छपाए और इंटरव्यूज हो गए, और द लॉन्च के लिए वो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, स्मिता की बड़ी बहन अनीता, मैं इंडिया में नहीं थी जब ये सब था, तो शी गॉट अमिताभ बच्चन टू कम एंड लॉन्च द बुक, एंड मेरे हिसाब से मैं एक बुक शॉप में श्याम बेनेगल से लॉन्च करवाती थी, मगर ये तो इट बिकेम बिग कि जब अमिताभ बच्चन आएंगे तो वो ये हो जाती है, तो राइटर को खुद करना पड़ता है। ये तो आपका पब्लिशर कितना वैल्यू, वो समझते हैं कि ये बुक कितना बिकेगी, उसके अंदाज से वो लोग उसका पब्लिसिटी करेंगे। जी, शुक्रिया मैथिली जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी टिप्पणी के लिए। मैं पारेख साहब आपके पास आता हूँ, क्योंकि जो बात मैथिली जी ने जहाँ छोड़ी है कि राइटर को खुद अपनी किताब की मार्केटिंग करनी पड़ती है। आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं और आपकी एक नई किताब भी अभी आई है, मेरे ख्याल में पुस्तक मेला जो शुरू हो चुका है दिल्ली में, वहां पर आपकी किताब का वहां पर आपकी किताब है और उसका विमोचन भी है रविवार को। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें हुई, हिंदी में गंभीर लेखन के बारे में बातें हुई, समस्याएं उसके बारे में कही, मनमोहन जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि हिंदी में जो है वो, और खासतौर से उन्होंने साहित्य और सिनेमा के बारे में बात की। और मुझे इससे याद आया कि आपकी जो नवीनतम किताब है वो साहित्य, सिनेमा और कला के अंतर संबंधों की पड़ताल के बारे में ही है। तो एक तो ये कि सिनेमा पर जब आप गंभीर लेखन करते हैं तो क्या सोच करके आप कोई विषय उठाते हैं? क्योंकि एक तो ये आसान तरीका, जैसे कि बताया मैथिली जी ने, कि भाई आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए अपनी किताब मार्केट करें, अमिताभ बच्चन अगर आ जाएं मार्केटिंग करने के आपकी किताब की, तो शायद लोगों में ज्यादा दिलचस्पी हो। लेकिन अगर वो किताब जो है वो किसी सामान्य तरीके से लोगों तक पहुंचती है तो शायद बहुत से लोगों को उसके बारे में पता ही न चले। आपसे मैं जानना चाहूंगा पारेख साहब, क्या चुनौतियां आप देखते हैं हिंदी में गंभीर सिनेमा लेखन के बारे में? सभी को नमस्कार। 2.5 मिनट है मेरे पास, तो इस 2.5 मिनट में चुनौतियों पर तो क्या बात कर सकता हूँ। बस नहीं, आप 5 मिनट ले लीजिए, आपको मैं 5 मिनट दे दूंगा, 2.5 मिनट नहीं, दुगने दे दूंगा। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। 5 मिनट ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 1980 में जब मैंने लिखना शुरू किया, तब पहली किताब जो उससे 15 साल बाद प्रकाशित हुई वो लोकप्रिय सिनेमा पर थी। और उस समय जो इन पत्रिकाओं के लिए लिखता था, उन पत्रिकाओं के एक संपादक ने मुझसे कहा कि भाई ये जो हिंदी में फिल्मों पर लिखा जा रहा है वो ज्यादातर ऐसी फिल्मों पर लिखा जा रहा है जो आमतौर पर पाठक दर्शक देखते नहीं है, चाहे वो मणि कौल की फिल्म हो या सत्यजीत रे की फिल्म हो। ज्यादातर फिल्में मतलब अगर उन्हें एक जना देखता है तो 100 लोग तो उन फिल्मों को देखते हैं जो लोकप्रिय सिनेमा है, और उसका प्रभाव भी पड़ता होगा। ऐसा तो संभव नहीं है कि वो हाथ झटक के देख के बाहर आके खुश खुश घर चले जाते हैं, कुछ तो असर होता होगा। तो क्या हम इस तरह कुछ लिखें जिसमें कि हम ये समझने की कोशिश करें कि वो किस तरह, क्यों इस तरह की फिल्में पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल आया, तो मैंने कहा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, और मैंने पहला लेख इसी संबंध में लिखा कि लोकप्रिय सिनेमा क्यों लोग देखते हैं और उसमें क्या देखते हैं और क्या उसका कोई असर होता है या नहीं होता। ये एक लेख मैंने लिखा लंबा, और उसमें मैंने फिल्मों की अलग अलग प्रवृत्तियों पर विचार किया कि किस किस तरह की फिल्में हिंदी में बनती है और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वो सिलसिला चल पड़ा। 1981 में वो लेख प्रकाशित हुआ था और अब लगभग 43 ईयर्स हो गए हैं। मुख्य रूप से जिस चीज को मैं देखता हूँ वो यह है कि लोग पसंद करते हैं लिखना। ये सही है कि दायरा बहुत लंबा चौड़ा ना हो, लेकिन 1981 से लिख रहा हूँ और हर पत्रिका और हर प्रकाशक जो जिसे मुलाकात होती है वो यही कहता है कि हमारे लिए भी एक फिल्म पर किताब लिख दी। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग पढ़ना चाहते होंगे, तभी तो लिखने के लिए कहते हैं। पत्रिका वाले भी इसलिए कहते होंगे क्योंकि पाठक हैं उनके बारे में पढ़ने के। जो तीसरा अंतर हुआ, और मेरी शुरू की 3 किताबें जो अभी 2 साल से पहले प्रकाशित हुई, वो सब उन सबों के सेकंड एडिशन भी छप चुके हैं।
तो ये भी एक तरह से इस बात का प्रमाण है कि लोग पढ़ते हैं। दूसरी चीज जो है, इन 40 सालों में जो अंतर आया है शैक्षिक क्षेत्र में, वो यह है कि पहले सिनेमा पर कोई सिनेमा पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन पिछले 20-25 साल में सिनेमा पाठ्यक्रम का हिस्सा जगह-जगह बना है। हमारे यहाँ इग्नू के अंदर जहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ पर सिनेमा पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जेएनयू में है, जामिया में है, और दूसरे राज्यों में भी जगह-जगह सिनेमा पाठ्यक्रम का हिस्सा बना है। सिनेमा पर शोध भी हो रहा है। यह सही है कि सभी शोध स्तरीय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर शोध करना है तो किताबें भी चाहिए उन्हें, और किताबें हिंदी में उच्च स्तरीय किताबों की कमी है बहुत, ज़्यादातर पॉपुलर किस्म की किताबें। तो इसलिए किताबों की मांग भी होती है कि अच्छी किताबें हों, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदी में किताबें लिखी जाए और गंभीरता के साथ लिखी जाए और उन पक्षों पर लिखी जाए जो सिनेमा को एक गंभीर विषय के रूप में ले, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे लगती है हिंदी में लिखने वालों की, वो ये है कि वो माध्यम के बारे में नहीं जानते। इसलिए वो साहित्य पर जैसे लिखते हैं वैसे ही सिनेमा पर लिखते हैं, यानी कि वो उनके ध्यान में कहानी होती है और वो कहानी का विश्लेषण करते हैं, जबकि सिनेमा एक कहना चाहिए कि दृश्य माध्यम है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, बहुत मामूली से, अचानक मुझे ध्यान आ गया। तीसरी कसम जिसकी चर्चा हुई, तीसरी कसम में राज कपूर और वेदा रहमान मंच के एक तरफ बैठ के एक नाटक देख रहे हैं, और बैठे-बैठे लगातार अगर आप ध्यान दें तो वहीदा रहमान यानी कि हीराबाई लगातार हीरामन को देख रही है, और देखते-देखते वो अचानक अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है, उसके वहां पर घुमाती है। मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि जो साहित्य का विश्लेषण करते हैं और साहित्य की तरह सिनेमा का विश्लेषण करते हैं, वो इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। उनके लिए वो बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक उसका हाथ उसकी बाह पर घुमाना और उसका हल्के से देखना हीरामन का, वो जो कह रहा है, कहा जा रहा है, उसमें कहीं संवाद नहीं है, उसमें कोई शब्द नहीं है, आपके सामने कोई पटकथा भी नहीं है, लेकिन आपको वो देखना होता है। ये सिनेमा के अंदर आप फिल्म को देखें, फिल्म को गंभीरता से देखें, उसके एक-एक फ्रेम और दृश्य को देखें और फिर उसकी मीनिंग को निकालें। ये अगर आपकी किताब ये संदेश पाठकों तक, दर्शकों तक पहुँचाती है, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए खुद भी अभ्यास करना होता है। सबसे बड़ा अभ्यास तो ये होता है कि आप फ़िल्म बनाने की पूरी तकनीक के बारे में, जैसा कि बहुत आरंभ में कहा भी गया कि आपको एडिटिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, विजुअल क्या होता है, किस तरह से ये जो दृश्य हैं वो किस तरह से फिल्माए जाते हैं और उनमें क्या तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, उन तकनीकों में क्या, ये मेरी नई किताब में इनमें से बहुत सारी चीजें हैं, लिखी इस दृष्टि से गई है कि सामान्य पाठक भी उसे समझ सके। मेरा कहने का मतलब है कि सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना और सिनेमा को सिनेमा की तरह देखने के साथ उसे समझने की कोशिश करना। लेकिन जो आरंभ से है, जिसे अजय ने भी कहा मेरे बारे में, आरंभ से जिस बात को मेरे केंद्र में मैंने रखी है वह है कि सिनेमा भी एक सामाजिक उत्पाद है। सिनेमा समाज से पैदा होता है और सिनेमा को समाज को प्रभावित करता है। इसलिए आप जो भी लेखन करें वो उस समाज को जिसका वह उत्पाद है, और वो समाज लगातार बदलता रहता है, उस समाज को आपको सामने रखना होगा और उसी से आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये फिल्म क्यों जरूरी है या ये फिल्म क्यों जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सिनेमा और समाज का संबंध है, सिनेमा चूंकि एक कला माध्यम है इसलिए सिनेमा का कला से जो संबंध है, और सिनेमा एक दृश्य माध्यम है इसलिए दृश्य उसके केंद्र में है। ये कुछ बातें जो है गंभीरता से लिखने के लिए जरूरी है,
और हिंदी में पहले भले ही ना रहे हों, लेकिन अब धीरे-धीरे इस तरह लिखने वाले भी आ रहे हैं। रही बात अंतिम बात अनुवाद के बारे में, अंग्रेजी से या दूसरी भाषाओं में जो अच्छी चीज़ें लिखी गई है, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं लिखी जा रही है, बंगला में भी लिखी गई है, मराठी में भी लिखी गई है। गुरुदत्त पर अरुण खोखकर की किताब तो मराठी में ही लिखी गई थी। एक और किताब अभी मैंने देखा जिसको शायद शेक्सपियर वाली जो किताब है वो भी शायद मराठी में या लिखी गई है, तो उनके भी हिंदी अनुवाद होने चाहिए। मैंने जैसे हिंदुस्तानी सिनेमा और संगीत अशरफ अजीज की जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी किताब का अनुवाद केवल इसीलिए किया ताकि, क्योंकि अगर वो हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं और वो उनकी भाषा कोई भी हो, वो हिंदी में लिख रहे हो, अंग्रेजी में लिख रहे हो या मराठी में लिख रहे हो, किसी में भी लिख रहे हो, वो किताबें अगर हिंदी पाठकों के बीच पहुंचे तो मेरे ख्याल वो काफी बेहतर है। अभी इरा भास्कर के मातहत एक प्रकाश के राय नाम के एक पत्रकार ने वी शांताराम पर और वो काफी उच्च स्तरीय काम था, तो हिंदी में किया उन्होंने। या बलराज साहनी ने अपनी फिल्मी आत्मकथा हिंदी में लिखी, तो हिंदी, उर्दू, दूसरी भाषाओं, ये साहित्य को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना और उन्हें जिनकी रुचि हो उन तक पहुंचाना। इरफान की किताब मेरे ख्याल आज है कि इरफान की किताब कई हजार प्रतियां इसकी बिक चुकी है और कई संस्करण निकल चुके हैं। लोग पढ़ना चाहते हैं, गंभीर चीज पढ़ना चाहते हैं, बस यही है कि उन तक आपकी किताब पहुंचे। चड्ढा जी की जो किताब हिंदी सिनेमा के इतिहास पर है, काफी समय हो गया, लेकिन वो अब भी चर्चा में रहती है क्योंकि ऐसी किताबों की जरूरत है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। कम से कम इस एक बहुत आशावादी नोट पर हमारी चर्चा जो है वो आप पहुंची कि कम से कम लोगों में ये दिलचस्पी है। आपने जो कहा कि दिलचस्पी है, जो बात मनमोहन जी कह रहे थे उसके ठीक उलट आपकी बात है कि लोगों में दिलचस्पी है पढ़ने की, और इसलिए जो लेखन है उसको ज्यादा गंभीरता से और ज्यादा कहना चाहिए जिम्मेदारी के साथ लेने की जरूरत है। और बातचीत को खत्म करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जबरी उमर फारूक साहब की किताब, जिसका कि मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था, कि वो किताब साहित्य, सिनेमा और कला के अंतर संबंधों की पड़ताल, उस किताब का शीर्षक है। ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। ना फारूक साहब भी दिखा रहे हैं, मैं भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये किताब जो है वो पुस्तक मेले में आ चुकी है, जो पुस्तक मेला शनिवार से शुरू हुआ है दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो अगर आप हिंदी सिनेमा के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, गंभीर अध्ययन करने के शौकीन हैं, हिंदी सिनेमा के बारे में जानना चाहते हैं, तो फारूक साहब की इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो आप वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मंगा सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ जो मार्केटिंग की बात आ रही थी। देखिए मैंने यहाँ बैठे बैठे छोटी सी अपनी कोशिश की है जो बात मैथिली जी कह रही थी वो मैंने, देखिए सिनेमा संवाद के मंच से हम जो है कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों में सिनेमा के बारे में गंभीरता से बातचीत करके कम से कम उनको थोड़ा समृद्ध करें, उनकी सोच को, समझ को और उनकी रुचियों को थोड़ा समृद्ध करें। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम सिनेमा के बारे में थोड़ा सजग होकर के देखें, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है और हम हमेशा अपने कार्यक्रम में कहते हुए हैं कि अच्छा सिनेमा आपके जीवन को गढ़ता है। अच्छी फिल्म आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छा नागरिक बनाती है और एक ज्यादा संवेदनशील मनुष्य बनाती है। इसलिए अच्छा सिनेमा लगातार हमारे सामने रहना चाहिए और हमारे अंदर वो छटपटाहट होनी चाहिए कि हम अच्छे सिनेमा के बारे में सोचें, उसकी डिमांड करें। तो इसी आशावादी नोट के पर आज हम अपनी बातचीत को खत्म करते हैं। आप सब ने बहुत बढ़िया बातचीत की हिंदी सिनेमा के बारे में, लेखन को लेकर के। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। अगली बार हम फिर किसी विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।